नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभित शर्मा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मंत्रियों के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर चर्चा की। इस मौके पर मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपने अपने विभागों की तैयारियों के बारे में बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए ऐसा कार्य हो कि 1 साल बाद मध्य प्रदेश को बधाइयां मिले। लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे कैसे बढ़ेगा। दरअसल प्रदेश में अफसरशाही क्या कदम ताल मिला पाएगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, ये निश्चित तौर पर कहना बड़ा मुश्किल है और हो सकता है कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ी बाधा साबित हो। वहीं सरकारी खजाने में धन की कमी है, ऊपर से कोरोना। वहीं इन सबके बीच मध्य प्रदेश कैसे और कितनी जल्दी आत्मनिर्भर होगा और आत्मनिर्भरता के मामले में देश में क्या राज्य नंबर 1 बनेगा। आखिर मैजिक का जो महामंथन हुआ है उससे कितना अमृत निकलेगा। जनता मांगे जवाब में पहले चर्चा इसी बड़े मुद्दे लेकर होगी। आपको बता दें कि बीते साल अगस्त में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप की कवायद शुरू हुई थी। तब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए थे कि मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वह जनता से जुड़े मुद्दों को शामिल करें। इसके बाद मंत्रियों ने अपनी सिफारिशें सीएम सचिवालय को भेजी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विभाग के अफसर नहीं बल्कि मंत्री जिम्मेदार होंगे। वहीं अब जब मंगलवार को डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक हुई तो इसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अहम मुद्दा रहा और इसमें सीएम शिवराज ने कई बड़ी बातें कही। हालांकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर सवाल भी कही है। चलिए इनका जवाब जानने की कोशिश करें, उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक हुई। ये बैठक और बैठकों से जरा जुदा थी। दरअसल शिवराज कैबिनेट की इस बार डेस्टिनेशन मीटिंग हुई जिसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मुद्दा अहम रहा। भोपाल के कोलार डैम के रेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विकास के रोड मैप पर मंत्रियों के साथ मंथन किया। सीएम शिवराज ने ट्वीट करके कहा कि 1 साल में प्रदेश की तस्वीर बदल देना है और हम सब ऐसे कार्य करें कि आने वाले 1 वर्ष में हम बहुत सी उपलब्धियां अर्जित कर लें और सभी राज्य मध्य प्रदेश को बधाई दें। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि भोपाल में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संबंध में विस्तार से चर्चा की। वहीं एक और अन्य ट्वीट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें सुदृढ़ अर्थव्यवस्था व रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में संकल्पित व लक्षित प्रयास करना होगा। हमारा लक्ष्य पूर्णतः स्पष्ट है। मैं और मेरी पूरी टीम लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर मंत्री और प्रशासन की हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की जा रही है और इसकी प्रत्येक स्तर पर सख्त मॉनिटरिंग भी होगी। लोक सेवा प्रबंधन विभाग रोड मैप क्रियान्वयन में समन्वय करेगा जबकि अन्य सभी विभाग सक्रिय भागीदारी करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने विचार विमर्श करके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया है और उस रोड मैप के कई पहलू हैं। उसको जमीन पर उतारने के लिए हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का प्रत्येक नागरिक समर्थ हो, इसके लिए शिवराज सरकार योजनाबद्ध प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरह से अफसरशाही बेलगाम है, ऐसे में देखना होगा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के मंथन से शिवराज सरकार आखिर कितना अमृत निकाल पाएगी। और सबसे अहम, विकास के रोड मैप पर चल रही शिवराज सरकार क्या आत्मनिर्भर के मामले में प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाने में सफल होगी, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जो मंथन हुआ है उससे कितना अमृत निकल पाएगा। चलिए अब इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं बीजेपी नेता विकास बुंदेला जी। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश सिंह बुंदेला जी है। बुंदेला जी, आपका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही फोन पर हमारे संवाददाता अतुल शर्मा जुड़े हुए हैं। अतुल, पहले आपका ही रुख करूंगा, किस तरह से क्या कुछ मंथन हुआ है, क्या कुछ निष्कर्ष भी निकला है इस मंथन में? पहले अतुल आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल शोभित, जिस तरीके से आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो बैठक हुई है मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे दिन मंथन किया। सबसे महत्वपूर्ण हम ये कहते हैं और ये जिस तरीके से हमने
इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भाषा शैली या बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे आत्मनिर्भर बनाने को लेके एक्शन मोड पे जरूर दिख रहा है, और उसी का दृश्य हमने आज मंथन के दौर में भी देखा। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पे इस दौरान ये भी कहा कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो 4 स्तंभ है, यानी शिक्षा, आर्थिक मजबूती और साथ में रोजगार और इसके साथ सुशासन, ये 4 प्रमुख जो है स्तंभ है, उस 4 ही स्तंभ पे हमें काम करना होगा और आने वाले जो 3 साल है उसका पूरी तरीके से रोड मैप तैयार करना होगा। हालांकि शोभा हम देखें जिस तरीके से किसी भी प्रदेश को जब विकसित करने की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया होती है, सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो वहाँ की सड़कों का होता है। तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब चर्चा शुरू करी आज मंथन में, तो सड़कों पर सबसे महत्वपूर्ण बात करी, तो आपको कहना है कि आने वाले जो 6 महीने हैं उसमें मध्य प्रदेश के अंदर जो सड़कें हैं, सड़कों को बिल्कुल जो विस्तार करना है, साथ में ये कह सकते हैं कि उसको सुधार करना है, ताकि व्यापार जो दूसरे प्रदेशों से होता है वो उसमें सुगमता आ सके और व्यापार जो है जो अच्छे से चल सके। यानी किसी भी मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो पहली स्टेप जो होगी वो कहीं ना कहीं सड़कों पे होगी, तो सड़कों से ही हम दूसरे प्रदेश से जो है व्यापार से संबंध बना के रखे हैं। हालांकि अगर दूसरे तरीके से अगर हम देखें, दूसरा पॉइंट जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया, तो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट था वो पर्यटन था। पर्यटन की दृष्टि से हम देख रहे हैं कि लगातार प्रदेश सरकार का कहना भी है, समझना भी है और ये सोच भी है कि मध्य प्रदेश के अंदर पर्यटन का जो बढ़ावा किस तरीके से दिया जाए, बाहर के पर्यटक जो है मध्य प्रदेश के अंदर कैसे आकर्षित हों, तमाम मुद्दों के ऊपर भी गहन चिंतन भी हुई और मंथन भी हुआ, और साथ में कई निष्कर्ष निकल के भी आए। शोभित में सबसे महत्वपूर्ण हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट हम देख रहे हैं उसमें यह था कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले पर्यटक को सुरक्षा की जो भावना है वो हमें पैदा करनी होगी। यानी जो दूसरे प्रदेश के या दूसरे देश के जो पर्यटक है अगर मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं तो इस दौरान हमें ये देखना होगा अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रदेश के अंदर आए, यानी किसी भी प्रकार से उनको कोई भी ये अपनी सुरक्षा जो है महसूस ना हो। तो शोभित कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण अच्छा और तमाम तरीके की अटकलों के बीच में ऊर्जा को लेकर बात चर्चा की गई कि ऊर्जा का विस्तार कैसे किया जा सकता है, साथ में रोजगार को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात भी ये रखी गई। तो शोभित हमने देखा है कि अगर हम पिछले 1 दशक की बात करें तो 1 दशक में मध्य प्रदेश के जो युवा है वो कहीं ना कहीं पलायन करता हुआ मध्य प्रदेश से रोजगार के लिए बाहर जाता हुआ दिखाई देना है, और ये वाकई एक चिंता का विषय भी है शोभित मध्य प्रदेश के लिए। ये है कि इससे जो है इसको रोकने के लिए अतुल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज बैठक हुई उसमें सभी मंत्री मौजूद रहे? देखिए बिल्कुल अब जो हमारे पास आई थी देखिए मीडिया को रखा गया था, लगभग 10 किलोमीटर दूर के हमें पूरी रिपोर्टिंग लेके जाते हैं। हमारे सामने में देखिए तमाम मंत्री जो हमने अंदाज जानते हुए जरूर दिखाई दी है, और तमाम तरह के कुछ मंत्री अगर 1 या 2 मंत्री की अगर हम बात करें तो नहीं, तो उसमें भी पहले से ये सूचनाएं जो है सीएम हाउस तक करवा दी गई थी, किन कारणों की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। तमाम तरीके की जो जानकारियां जो आ भी रही है और जिस तरीके से पूरी चर्चा हुई पूरे मंत्री परिषद सब एकजुट हुए, और एकजुट होने के बाद तो जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो ठीक है अतुल आपकी बात आ गई है, और अगर कोई और जानकारी चाहिए होगी तो हम आपको फिर से जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। विकास जी आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा ये जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है उसकी राह में रोड़े भी बहुत है, और आप भी अच्छे से समझ रहे होंगे कि वो क्या रोड़े हैं, कौन सी बड़ी बाधाएं हैं। तो ये जो आत्मनिर्भर की जो राह में जो बाधाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, वो किस तरह से आप पार करेंगे? देखिए पहली चुनौती तो यही रहती है कि गोल फिक्स करना। आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य से इस प्रोग्राम के तहत में एक मंथन बैठक की गई थी, आपको याद होगा अगस्त सितंबर में। प्रशासनिक अधिकारी, विषय विशेषज्ञ, नीति आयोग के अधिकारीगण थे, मंत्रीगण थे, उन सब ने मिलकर कुछ गोल्स हर फील्ड में कुछ हमें क्या क्या लक्ष्य हासिल करने वो निकाले थे। अब दूसरी जो आपने बात कही कि क्रियान्वयन के साथ में दिक्कतें आती हैं, तो क्रियान्वयन कैसे हो, प्रशासनिक कसावट रहे, क्रियान्वयन में अगर कमियां हो रही हैं तो उसके लिए रिव्यू मीटिंग्स हो मंथली स्तर के ऊपर, और सीएम खुद भी उस बैठकों को लेंगे, रिव्यू करेंगे विभागवार। तो
ये एक ऐसा प्लान बनाया गया है कि जो भी दिक्कतें आएंगी उनको हल भी किया जाए और हम गति के साथ में आगे बढ़े। और खास बात आप देखिएगा, जो 4-5 फील्ड खास करके रखे गए हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, रोजगार के नए अवसर, 1 लाख रोजगार हर महीने सृजन करने का प्रयास किया जाना है। इसके बाद में शिक्षा में एक भारी परिवर्तन पूरी शिक्षा नीति और व्यवस्था में करने का प्लान बनाया गया है। तो ये जो महत्वपूर्ण विषय हैं इनके ऊपर रेगुलरली मॉनिटरिंग होगी, रिव्यू होगा। सीएम खुद फिक्रमंद हैं, वो खुद मंत्रियों के साथ में विभागीय बैठकें लेंगे, मंत्रियों के साथ में रोज चर्चा करेंगे, सीएम ने अनाउंस किया है। तो मुझे लगता है कि जो भी किसी भी कार्य में उतार चढ़ाव आते हैं, रुकावटें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उनको पूरा करते हुए लक्ष्यों को हासिल करने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे और सफलता भी मिलेगी। विकास, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप जो नए साल में जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है और लगातार काम करने का सिलसिला है, वो जिस तरह से लगातार काम कर रहे हैं 18 घंटे 20 घंटे, तो क्या लगता है कि जो प्रदेश के अफसर हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ पाएंगे? जो सीएम शिवराज सिंह सपना देख रहे हैं वो सपना साकार करने में देखिए पूरी तरह से जो है उनकी मदद करेंगे? मुख्यमंत्री जी की सक्रियता और जिन घंटों का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें कार्य करना और एक्टिवली कार्य करना, लोगों से मिलते हुए कार्य करना, लोगों को समझते हुए कार्य करना, ये तो उनकी कार्यशैली शुरू से रही है। और इसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी का भी आप झलक पा सकते हैं, जो कार्य पद्धति है भारतीय जनता पार्टी की। अब जो बात आप कह रहे हैं कि अधिकारियों को साथ लेके या उनको गति देना है अधिकारियों, देखिए प्रोग्राम बना लिया गया है, बिंदुवार लक्ष्य डिसाइड कर लिए गए हैं, इनको क्रियान्वयन हमें प्रशासनिक सिस्टम में करना है, तो उसके लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित भी करना पड़ेगा, उन्हें संसाधन भी उपलब्ध कराना पड़ेंगे, उनके साथ में उन लक्ष्यों में क्या सफलता हासिल हुई उसके लिए रिव्यू भी करना पड़ेगा। और फिर कहीं कहीं पब्लिक मोटिवेशन की भी बात आती है, वो जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की बनती है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने जवाबदारी मंत्रीगणों के साथ में अन्य जनप्रतिनिधियों को भी लगातार दे रहे हैं जी। इस तरह से कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैं कुछ और भी बड़े सवाल है वो मैं आपसे करूंगा जी। अवनीश जी के पास जाना चाहूंगा। अवनीश जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो 1 साल के अंदर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदल देना है। आपको क्या लगता है मौजूदा समय में जो स्थितियां हैं, जिस तरह से कोरोना से निपटने की चुनौती है, ठीक है वैक्सीन आ गई है, ट्रायल वगैरह हो चुका, लेकिन अभी भी वैक्सीन को लेकर के तमाम सवाल है, लेकिन इससे लेकर जो तमाम चुनौतियां खासतौर से जो धन की कमी है उसके बीच आपको लगता है कि ठीक है मुद्दे है, पॉइंट बना देना ये सब कुछ बहुत आसान होता है, लेकिन उस पर आगे बढ़ने की बड़ी चुनौती होती है। तो क्या लगता है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से कहा है कि 1 साल में प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे, क्या लगता है? शोभित जी, क्या ये शिवराज जी ने पहली कैबिनेट बैठक ली है? क्या ये पहली बार कुछ कहा है? शिवराज जी का तो स्टाइल है सुर्खियां बटोरना। हम उनकी ये बातें पिछले 15 साल लगातार सुनी, 15 महीने नहीं कर पाए शिवराज जी उस तरह की बातें, फिर से वही बातें शुरू हो गई। देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं, पहले बात चली कि हमने बीमारू राज को उन्नत राज्य बनाया, फिर बोले मेरा सपना स्वर्णिम मध्य प्रदेश का। क्या स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना? नहीं बना। फिर एक मोदी जी की बात से उन्होंने तुरंत एक बात पकड़ ली, कहते उसको लपक ली, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। पिछले 8 से 9 महीने से लगातार हम सुन रहे हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की, ठीक है। फिर बोलते हैं कि हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। क्या खेती लाभ का धंधा बनी? नहीं बनी। कल ही डबरा क्षेत्र के किसान की वहां मौत हुई किसान आंदोलन में, और मैं खुद उनके विधानसभा क्षेत्र बुधनी की बात कर दूं, जानकारी है, बकायदा परमिशन ली गई है। कल वहां एक किसान नेता अर्जुन शर्मा एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन करने जा रहे, करीब 500 ट्रैक्टर की परमिशन मांगी, जिसमें 10 से 12,000 किसान एकत्रित हो रहे हैं काले कानून के। क्या खेती लाभ का धंधा हुई? और फिर बोलते थे, अभी इसमें बोला कि युवाओं को एक हर महीने 1 लाख रोजगार उत्सर्जन। कैसी बात करते शिवराज जी? कम से कम होमवर्क तो किया करें ढंग से, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने बाकायदा मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है और कहा है कि जवाब जो है अधिकारी नहीं मंत्री होंगे। शोभित जी, लेट मी कंप्लीट जी, बोलिए। मेरी बात खत्म नहीं हुई। मुझे बताएं, क्या ये शिवराज जी ने पहली बार कहा है? वो तो उन्होंने तो एक योजना भी शुरू की थी, आपको याद हो
कि अगर कोई बेरोजगार युवा को रोजगार, वो चाहे रोजगार करना है तो खुद आत्मनिर्भर बने, मैं बकायदा उसके लिए लोन दूंगा, मैं ये मामा गारंटी देगा। क्या हुआ? वो योजना बंद कर दी। फिर बात आती है लाडली लक्ष्मी योजना की। क्या हुआ? जो उसमें 25,000 रुपए जो फंड जमा था वो पैसा तक निकालकर सरकार खा गई। आप बोलते हैं आर्थिक स्थिति सुधारने की। अरे साहब, जिस दिन से आप आए 9 महीने में आप 22,000 करोड़ का लोन ले चुकी हो। 1,80,000 करोड़ तो लोन छोड़कर गए थे, आज 2 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन आप ले चुके हैं। तो मुझे सबसे बड़ी बात ये बताइए, मैं एक ही बात सवाल पूछना चाहता हूं जनता से, विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष से भी, मीडिया से भी, कि मुझे बात बताएं, क्या शिवराज जी ने पहली बार ये मीटिंग की है? मुझे बताएं, अगर पहली कैबिनेट बैठक की हो तो हम इस पर चर्चा करें। आप तो मुझे बताएं, वो तो हमेशा इस तरह की, जब भी एक नया साल स्टार्ट होता है एक नया शिगुफा लेकर आते हैं, कभी किसानों के लिए, कभी बेरोजगारों के लिए, कभी महिलाओं के लिए, लेकिन होता क्या है? वही ढाक के 3 पार। इस प्रदेश की जनता ने पहले 15 साल लगातार यही जुमले देखे हैं, सुने हैं, यही कहते ना चटुकारता वाली बातें सुनी उनके अधिकारियों के द्वारा कि हम ये करें। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मध्य प्रदेश निरंतर गर्त में जाता रहा। आप यहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात देखें तो यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आई है 15 साल में। बल्कि ये बात करें कि मंडीदीप, पीतमपुर, आपके मालनपुर जैसे औद्योगिक संस्थान जो पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस सरकार के द्वारा स्थापित किए गए थे, आप उन्हें पता करें 50-25 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई। बल्कि कमलनाथ जी की 15 माह की सरकार ने रोजगार सृजन के लिए जो काम किया था, और जिस समय पूरे देश में बेरोजगारी मुंह आ रही थी, युवा बेरोजगारी के कारण परेशान होकर आत्महत्या कर रहे थे, उस समय से प्रदेश में 2.84% से रोजगार के अवसर बढ़े थे। ये मैं नहीं कहता, ये वही केंद्रीय एजेंसी कहती है जिसके बारे में मोदी सरकार, शिवराज जी इसकी बार बार दुहाई देते हैं। सर, अगर ऐसा हुआ तो फिर उपचुनाव में क्यों आप नहीं वापस आ पाए? शोभित जी, सवाल आपको अपने आप से पूछना कि उपचुनाव किसके होते हैं? इस देश में उपचुनाव 99% उपचुनाव जो सत्ता पक्ष जीतता आया है। देखिए, इसमें हाँ, हम कहते हैं कि हमारी उम्मीद थी कि हमको बेहतर बदले, लेकिन हम नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हम कहते हैं, हम निरंतर कहते हैं कि उपचुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तो चले एक पुरानी बात हो गई। मुझे आप बताएं, कांग्रेसी नेताओं पर एफआईआर दर्ज होती, मुझ पर खुद 6 केस दर्ज हुए। मैं भी एक विधानसभा सीट का प्रभारी था करेरा का, मुझ पर 6 केस दर्ज हुए हैं। मुझे बताएं, किस भाजपा के नेता पर एफआईआर दर्ज हुई? दतिया में आप देखें, एक बकायदा जब चुनाव आचार संहिता भी नहीं लगी थी, दिग्विजय सिंह सहित कम से कम 600 कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई। ये इस तरह से चुनाव अगर जीत सकते तो आप हमेशा चुनाव जीतेंगे। हम तो साफ कहते हैं कि उपचुनाव में जिस तरह से भाजपा ने चुनाव लड़ा है, और आपने देखा होगा बार बार हमने कई सारे वीडियो भी देखे जिसमें अक्सर देखा नोट बांटते हुए, जिसमें अक्सर देखा गया कितना गैर कानूनी बातें करते हुए, हमने देखा इस कारण से भाजपा चुनाव जीती। लेकिन अगर चुनाव जीतना हारना ही अगर मापदंड है तो चुनाव तो हिटलर भी जीतता रहा। चुनाव तो आप देखें तो गद्दाफी का भी शासन आप देखें तो 25-26 साल रहा है। चुनाव से आप मत लगाइए। आप बताइए, चुनाव से क्यों नहीं लगाएंगे सर? जनता का चुनाव जो जीतेगा उसकी सत्ता होगी। शोभित जी, जनता का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है मुझे आज बताएं। आज देश में लगभग 1.5 महीने से लगातार कड़कड़ाती ठंड में देश का किसान बिल्कुल दिल्ली में डेरा जमा हुए सड़कों पर, उसकी बात सुनी नहीं जा रही है। ठीक है, आज युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। ठीक है, आप मुझे बताएं, क्या मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक है? क्या बहु बेटियों के बलात्कार रुक गए? बल्कि बढ़ गए निरंतर। आज भोपाल शहर में देखें, रोज 4 से 5 घटनाएं आती हैं। आप मुझे बताएं, फिर किस तरह की ये जो मीटिंग करते हैं, ये कैबिनेट बैठक करते हैं? मैं तो ये कह रहा हूं, ये कैबिनेट बैठक करने का सबसे बड़ा कारण है, कहते हैं ना, अज्ञातवास में जाके जंगल में मंगल इसलिए मनाया गया है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बड़ी मुश्किलात से सिंधिया जी अपने 2 लोगों को कल मंत्री बनवा पाए परसों, और बड़ी मुश्किल से उनकी खुद की इच्छा का एक डिपार्टमेंट था, 2 विभाग। बड़ा है सिंधिया जी को, बड़ा प्रेम है राजस्व से एवं परिवहन से। हमें मालूम है कि गोविंद जी और तुलसी जी के चक्कर में, ये इन्हीं विभागों के चक्कर में उनका मंत्रिमंडल की शपथ रुकी रही। ठीक है, और जैसे ही शपथ हुई, भाजपा में बम फूटा, अजय विष्णु जी का बम फूटा, बीना के एक विधायक का बम फूटा, प्रदीप लारिया हो, सागर में तो सारे अवनीश जी वो अलग मुद्दा है, उस पर हम आगे भी डिबेट करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर जिस तरह से सरकार ने कदम बढ़ाए, क्या
मुझे बताएं, आप बताएं, आप एक पत्रकार होने के नाते। देखिए हमें जो बताना, देखिए हमने आपको डिबेट में इसलिए बुलाया है ताकि हम आपसे सवाल कर सके। देखिए बिल्कुल आपको अगर हमसे सवाल करना होगा तो हम बिल्कुल आपको अतिरिक्त समय दे देंगे, हम लोग आपस में बैठ के बात कर लेंगे। मैं भी अपना ज्ञान उत्सर्जन करना चाहता हूँ दोस्त मित्र की आत्मनिर्भर, मैं भी सुन के देखिए जितने भी जो आपकी शंकाएं आशंकाएं, देखिए और आज फिर आप वही झुंझुना पकड़ा रहे हैं। पहले था स्वर्णिम मध्य प्रदेश, उसके पहले था स्वस्थ मध्य प्रदेश, उन्नत मध्य प्रदेश। लेकिन मुझे बताइए कैसा, ये किस तरह की मीटिंग है कि आगे पाठ और पीछे सपाट? ठीक है, कुछ बातें नहीं होती। ठीक है, आपकी बात। आप हमसे कहते चर्चा होनी चाहिए कि आपने नोटबंदी की थी, क्या हुआ, वो सफल हुआ असफल, उस पर होनी चाहिए। ठीक है, आपने जीएसटी लाया था, क्या हुआ, वो सफल हुआ असफल, उसके बाद। लेकिन होता क्या, चुनाव क्यों जीतते मैं बताऊं आपको। जीएसटी और नोटबंदी होता है, चुनाव लड़ा जाता है पुलवामा के ऊपर, चुनाव जीत जाते हो। जनता कहीं ना कहीं देशभक्ति और धर्म के ऊपर कहीं ना कहीं पोलराइजेशन। देखिए ठीक है, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव जो है तो स्थानीय मुद्दों पर ही होते हैं। ठीक है, आपकी बात हमने अलग जा रहे हैं। हम रमेश जी के पास जाएंगे। आपने सवाल किया था कि जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश क्या है, ये रमेश जी बखूबी बताएंगे। और रमेश जी से ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से जो लक्ष्य टारगेट सेट किया है, 1 साल में प्रदेश को तस्वीर बदलने को कहा है, क्या लगता है, और जो जिस तरह से डेस्टिनेशन मीटिंग हुई है इसको किस तरह से देखते हैं, और जिस तरह से जो मंत्रियों को टारगेट दिए जा रहे हैं, क्या लगता है कि जो सोचा है उस तरह से उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं क्या? रमेश जी। तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं, मीटिंग इस तरह की होनी चाहिए और ऐसी मीटिंगें हर सरकार और हर मुख्यमंत्री करते हैं मध्य प्रदेश के विकास के लिए। और अगर इस तरह की मीटिंगें नहीं होती तो आप देख लीजिए आजादी के बाद प्रदेश का और देश का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं वैसा कभी नहीं होता। तो मोटे तौर पर आत्मनिर्भर का जो संकल्प है, शिवराज जी का संकल्प है, मोदी जी का संकल्प है, इस पर राजनीतिक बहस तो हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के उसके पीछे जो है कि कहीं न कहीं बेरोजगारी का आंकड़ा 0 पर चला जाए, व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भर होकर के अपना कुछ काम कर सके, अपनी जरूरतें पूरी कर सके, आयात पर हम कम निर्भर कर सके, हम निर्यात के ऊपर जा सके। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, कर्जा लेकर के सरकार न चलाना पड़े, हमारे अपने साधन इतने बढ़ जाएं जिसके कारण समाज भी जिए और सरकार भी जिए, ये इसका मोटे तौर पर उद्देश्य है। ये संकल्पना पहली बार, सबसे पहली बार इसको गांधी जी ने दी थी संकल्पना, उसके बाद सरकार में आकर के मोदी जी ने इसको दोहराया। गांधी जी और मोदी जी के बीच में गैप रहा है, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, ज्यादातर आयात पर ही बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तो मोटे तौर पर इस तरह की बैठक के बाद 2 चीज होती है शोभित जी, अगर 2 काम शिवराज जी कर पाए तो ये संकल्प को, इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे, और अगर वो 2 काम नहीं किए उन्होंने तो इस संकल्प को पूरा करने में बाधा होगी। और वो 2 काम है, सबसे पहले तो समाज में जागृति आना चाहिए। आज ये फैशन बन गया है कि लाखों रुपए खर्च करके लड़के को पढ़ाते हैं और नौकरी की कतार में उसको लगा देते हैं और बेरोजगारी में एक फिगर और बढ़ता है। जितने पैसे आप पैकेज खर्च करते हैं हायर एजुकेशन में, विदेश में पढ़ा करके बड़े उतने पैसे में एक छोटा मोटा धंधा खड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले समाज के भीतर एक चैतन्यता का भाव आना कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें किसी दूसरे से कुछ नहीं मांगना है, नौकरी भी नहीं मांगना है, मुझे अपने लायक खुद कमाना है। एक बात हो गई। दूसरा, प्रशासन तंत्र, ये जो उससे बड़ा काम है, प्रशासन तंत्र कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाए। प्रशासन तंत्र बैठकों में तो चला जाता है, मीडिया में सुर्खियां बन गई, बाकी प्रशासन तंत्र अपने ढंग से ही चलता है। और आप अगर देखें कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं जो कलेक्टर की टेबल पर पड़े पड़े उनकी जो टाइम निकल जाता है वो पड़ी रह जाती हैं और वो काम नहीं करते। जो अफसरों पर कल शिवराज जी ने कार्रवाई की है, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, जो डीजी हैं, जो एडिशनल डीजी हैं, वो थोड़ी सी इसमें कसावट करेंगे तो मैं समझता हूं सक्रियता इसमें आ जाएगी। जी विकास जी, आपके पास फिर आऊंगा। सवाल वही सीधा सा है, जिस तरह से अभी रजिस्टर्ड बेरोजगारों की बात की जाए तो 30 लाख के करीब हैं, 30 लाख से ज्यादा ही होंगे बेरोजगार, रजिस्टर्ड बेरोजगार है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर महीने जो है 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अगले 2.5 साल में सभी लोगों को जो है रोजगार मिल जाएगा? देखिए, उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं, प्रोग्राम भी सरकार इसी तारतम्य में बना रही है। देखिए, रोजगार सरकार में नौकरी मिल सके जी, वो हम जरूरतें पूरी करने वाले हैं। उद्योग धंधों में नौकरी मिल सके, एक सामान्य सा हर एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति का विचार होता है कि आसानी से मैं नौकरी कर सकूं, आसान, वो प्रयास होगा। सखलेचा जी ने आज बैठक में बताया है कि इंदौर के आसपास लगभग 2000 नई
लघु सूक्ष्म इकाइयां, औद्योगिक इकाइयां चालू हो रही हैं। इस वर्ष के अंत तक चालू हो जाएंगी। पाइपलाइन काफी बड़ा सवाल ये है कि 1 लाख रोजगार तो उन्हीं में बनेगा। विकास जी, एक सवाल ये भी है कि 15 साल आपकी सरकार रही लगातार, उस दौर में जो है बेरोजगारी बहुत ज्यादा कम नहीं हुई। अब 2.5 साल में इस तरह का टारगेट कि 1 महीने में 1 लाख रोजगार, के लगता है कि आपको ये ऐसा संभव हो जाएगा? वाकई में अगर ऐसा हो जाता तो ये करिश्मे से कम नहीं होगा? नहीं, देखिए 30 लाख जो आप रजिस्टर्ड मतलब जो रोजगार के लिए लोग इच्छुक हैं रजिस्टर्ड करते हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। मतलब वो अपने आप को ही रजिस्टर करा दिया? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना क्या होता है, वो अपने आप को अंडर एम्प्लॉयड मानते हैं जी। देखिए, अगर रोजगार विषय के ऊपर समझना है तो ही हम उसकी समस्या का हल निकाल सकते हैं। भाई अगर मैं अंडर एम्प्लॉयड हूं, मुझे लगता है कि मेरी एफिशिएंसी, मेरी कैपेसिटी का काम मेरे पास नहीं है, मेरे पास में अगर 10 घंटे 12 घंटे काम करने की काबिलियत है लेकिन वो मौका मुझे नहीं है, या फिर बहुत आसान सी बात हम समझते हैं कि सरकारी नौकरी का एक अलग सामाजिक महत्व भी है, आर्थिक महत्व भी है, लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, वे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, इसलिए वो रोजगार कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो देखिए, केवल उस फिगर से उठा के आप नहीं देख सकते, लेकिन जो रजिस्टर्ड होगा मानना तो उसी को पड़ेगा ना। ये तो मान रहे हैं ना, हम तो क्यों नहीं मान रहे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, वो रोजगार के इच्छुक है कहाँ पे? सरकारी नौकरियों में, या सरकार के माध्यम से नौकरी और रोजगार प्राप्त करने के लिए वहां पे। जैसे सरकार स्कीम चलाती है, सेल्फ फाइनेंसिंग में मदद करती है कि आप औद्योगिक इकाई लगा सकें, आप फूड प्रोसेसिंग इकाई लगा सकें, उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मांगा जाता है, इसलिए भी लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो कुल जमा मिला के देखिए, विभिन्न सेक्टर्स खोले जा रहे हैं। हमने क्या वन क्षेत्र में वनोपज को लाभ का धंधा बना के वहां पे रोजगार क्रिएट नहीं किया? अब आप कहेंगे वनोपज में जो उपज लेता है वो तो शायद रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा होगा रोजगार बेरोजगार का, लेकिन वहां रोजगार क्रिएशन हो रहा है। अगर मध्य प्रदेश में गेहूं की एमएसपी पे सबसे ज्यादा खरीदी पूरे देश को कुल जमा मिला लें आप यहाँ होती है, तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें नहीं लगता कि रोजगार सृजन हुआ भी होगा और लोगों ने रोजगार से वहां जुड़े भी होंगे? फूड प्रोसेसिंग है, बागवानी है, इन सब जगह आजकल हम देख रहे हैं, आप लोग रोज खबर चलाते हैं कैसे कोई सफल कृषक उद्यमी कम कृषक बन गया है। तो देखिए, नए हमें सेक्टर से डालने हैं। विकास जी, इस तरह के उदाहरण जो है, इस तरह की खबरें जो है कम आती हैं, बाकी संघर्ष वाली ज्यादा आती हैं। नहीं, संघर्ष वाली तो यकीनन आती है ना, ज्यादा क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने बल पे, अपने चिंतन पे, अपने आत्मबल का उपयोग करते हुए स्वयं सफलता नहीं अर्जित कर पाता। वो सहयोग चाहता है समाज का, इसलिए वो आपने जो कहा ना कि रोजगार कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन भी कराता है। तो उनको कोई ऐसा नहीं है, उनको भी मदद करना है, उनका जो सोच है, उनका जो चिंतन है, उस दायरे में उन्हें मदद करी जानी है। सरकार इसके बखूबी प्रयास कर रही है। मैंने इंडस्ट्रियल सेक्टर, छोटी इकाई हो, बड़ी इकाइयां हो। अब अवनीश जी कह रहे थे इकाइयां चालू नहीं हुई, मैं तो देख रहा हूं कि इकाइयां जो पिछले 2-3 सालों में पाइपलाइन में होकर कंस्ट्रक्ट हो रही थी, हाल में उसका उद्घाटन हुआ। एक बहुत बड़ी ट्रैक्टर कंपनी का यहीं से 10 किलोमीटर के दायरे में होगा, वहां पे कारखाना चालू हुआ है। साथ में एंसिलरी यूनिट्स चालू हुई है, वेलस्पन की टेक्सटाइल यूनिट यहाँ पे चालू हुई है। तो लोगों को इससे भी रोजगार मिल रहा है, लेकिन बड़ा रोजगार फिर एग्रीकल्चर से जुड़ी व्यवस्था में कायम हो सकता है, उसका सरकार प्रयास कर रही है। बड़ा रोजगार, स्वरोजगार, कल ही सीएम जा रहे हैं इंदौर, वहां पे वे पीएम निधि से जो हितग्राही हैं और जिन्होंने रोजगार शुरू किया है नया, उनको संबोधित करेंगे। ठीक है, तो ये लगातार प्रयास चल रहे हैं। अवनीश जी, 2023 का लक्ष्य है और ये तो बता रहे हैं कि जो है अगले 2023 तक 30 लाख लोगों को जो है ये रोजगार दे देंगे। फिर कैसे आएंगे आप वापस सत्ता में? वो तो साहब शिवराज जी हैं, वो 30 लाख क्या, वो तो पूरे 80 लाख को रोजगार देते हैं, वो तो उनकी बातें हैं। देखिए, राहुल जी ने भी कहा कि 10 दिन में करते हैं। देखिए, मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से परे एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। थोड़ा संक्षिप्त में रखें क्योंकि अगले मुद्दे पे भी फिर हम लोग को चलना है। 23% बेरोजगारी बढ़ी पिछले 8 महीने में कोरोना काल में पूरे देश में। लेकिन आपको मालूम, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर उससे भी ज्यादा बढ़ी। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी 46%, मतलब उससे डबल।
मतलब मध्य प्रदेश में मैं आप बताना चाहता हूं आज की तारीख में 28 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार लोग हैं। उसका कारण क्या? शिवराज जी ने स्वयं इसका जवाब दिया था कि जब इन्होंने ये जो युवाओं को लोन देना बंद किया था, तो आपको भी याद होगा उन्होंने उसके पीछे एक लॉजिक दिया था कि इसके जो कहते हैं ना सक्षम लोग जो थे, चालाक लोग थे, उन्होंने ये लोन लेकर उसकी सब्सिडी खाई है। मतलब कहीं ना कहीं शिवराज जी के इंप्लीमेंटेशन करने में गलती है उनकी सरकार, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है शिवराज जी के समय, उनकी पूरी सरकार के समय जो नौकरशाही रही है वो बड़ी हावी रही है, तो इंप्लीमेंटेशन गड़बड़ है, जिस कारण तो आपकी सरकार में भी जब मंत्री थे वो ये हमेशा कहते रहे कि अफसर सुनते नहीं है हमारी। देखिए, अगर हमारे जो मंत्रियों ने जो कहा है, जो भी कहा है व्यक्तिगत तौर पर, उस पर बात एक अलग विषय है। मैं अभी बात कर रहा हूं कि जो बेरोजगारी जो बढ़, जिसके लिए आज इन्होंने बाकायदा मीटिंग की है, उसकी अगर हम बात करें ना, तो उसमें ये बात निकल कर आती है, जैसे अभी विकास जी कह रहे थे कि रोजगार की अब से कुछ फैक्ट्रियां खुली हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, अगर 2000 लघु उद्योग आपके चालू होने वाले तो अच्छी बात है, लेकिन जरा उनका तो पता करें जो लगभग 18,000 लघु उद्योग पिछले 2 साल में बंद हो चुके मध्य प्रदेश में। क्यों बंद हुए? और एक सबसे बड़ी बात आप देखें, इसमें खास बात आप देखें कि इन्होंने कुछ छोटी छोटी फैक्ट्रियों के नाम ली। मैं एडमिट करता हूं कुछ हुआ होगा स्टार्ट, लेकिन मैं 5-6 कंपनियों के आपको नाम बताता हूं जो कम से कम 1.5 से 2 लाख रोजगार देती थी इंदौर में। आप ब्रिजस्टोन टायर देखें, 60,000 लोग उसमें काम करते थे। क्या हुआ? 10 साल में पुणे में उसने अपना आधा प्लांट शिफ्ट किया, क्योंकि हाँ उसको मूलभूत सुविधा नहीं मिली, पानी लाइट की दिक्कत रही। इसी तरह की एक कंपनी थी टाटा एक्सपोर्ट और रेनबेक्सी, ये देवास में बंद हो चुकी कंपनी, आप पता करें 5 साल से ताला डला हुआ है। एक इंडोरामा नाम की कंपनी हुआ करती थी पीतमपुर में, कंपनी बंद है, जिसमें लगभग 28 से 30,000 लोगों को रोजगार मिलता था। तो साहब, ये सबसे पहले ये अध्ययन का विषय है, शोध का विषय है कि ये आखिर फैक्ट्रियां बंद क्यों हुई। क्योंकि जब पूर्व में इन कंपनियों ने अरबों करोड़ों रुपए लगाकर एक इन्वेस्टमेंट किया था, एस्टेब्लिश किया था, उसके बाद ये कंपनी बंद क्यों रही, मध्य प्रदेश से पलायन क्यों कर रही है? देखिए, हमने सबने देखा जब नैनो का प्लांट बंगाल से पलायन किया था, गुजरात में गया, ठीक है, उसके बाद चलो बंगाल से इंडस्ट्री पलायन कर गई, ठीक है। तो ये बात है, सबसे बड़ी बात आप ये समझिए, जब कई बड़ी इंडस्ट्री पलायन, इसी भोपाल की बात करूं, रिलायंस एक यूनिवर्सिटी खोलने वाला था, आपको याद हो, अनिल अंबानी की कंपनी, उसने बकायदा शिवराज जी से अपना फंड वापस मांगा था। उन्होंने मना कर दिया था कि सरकारी नौकरशाही इतना परेशान कर रही कि हमको कोई परमिशन नहीं मिल रही। एक उदाहरण दूं, इंडियन सीमेंट की फैक्ट्री दमोह में जो लगनी थी, उन्होंने कई साल संघर्ष किया, उनकी फैक्ट्री नहीं लग पाई। कमलनाथ जी ने मात्र 10 दिन में उनको सारे क्लियरेंस दिए। आप पता करें, लगभग अगले 5 से 6 महीने में फैक्ट्री चालू भी हो जाएगी, उसमें कई लोगों को रोजगार। तो ऐसी कई तरह की चीजें हैं, आपको पहले इस विषय का अध्ययन करना होगा। देखिए, राजनीति तो चलती रहेगी, मैं कांग्रेस, तू भाजपा, चलता रहेगा, लेकिन मुद्दे की बात आप मुझे बताएं साहब कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि मध्य प्रदेश से इंडस्ट्री पलायन क्यों कर रही है? जो कोई बड़ी एमएनसी जो आना थी, आप खुद देखें, ल्यूपिन जैसी कंपनी, निकोलस जैसी कंपनी, जिनकी कई सारी इनकी यूनिट अभी पेंडिंग, नहीं डल पाई, नहीं स्टार्ट हो पाई, क्यों, क्या रीजन है? ये सब चीजें आप समझिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो नौकरशाही है, ये कहें जो बाबू लेवल पर जो भ्रष्टाचार है शोभित जी, उतना ज्यादा है। मैं एक ही लाइन कहूंगा, ये गपशप बहुत सुन ली अवनीश जी, बता। 60,000 एम्प्लॉय की एक यूनिट, एक इंडस्ट्री ना हिंदुस्तान में कभी थी, ना आज है, ना भविष्य में। पता करें ब्रिजस्टोन का 60,000, 60,000 साफ पता करें, गपशप मत मारिए, पता करें। अरे आप पता करिए, साफ पता करिए, अरे पता करिए ब्रिजस्टोन। अरे किसके में नहीं है, सेल की किसी यूनिट में नहीं है, लगे आप ठीक है। विकास जी, अपनी थोड़ा दूसरे मुद्दे पे चलना है। रमेश जी आपके पास आना चाहूंगा। सुनिए, मैं कभी गपशप, विकास जी अपनी जी अभी मुद्दे की भी बढ़ना है। इंदौर की आबादी क्या है? अरे सुनिए, आप सुनिए, जाकर पता करिए, पीतमपुर जो नगरी पीतमपुर से लगा हुआ मानपुर राव, यहाँ से फिगर पे सुनिए, एक कंपनी में अगर काम करने वाले लोग होते, अरे साहब 60,000 3 लाख लोग नहीं होते, 10% काम करते हैं, दूसरे मुद्दे पे चलेंगे। रमेश जी की टिप्पणी ले लेते हैं, ओवरऑल इस पे पूरे संक्षिप्त गपशप ही गपशप में 60,000 लोग पता करें जाके। विकास जी, मतलब इंदौर में रमेश जी पूरे मुद्दे पर जो है आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। सिर्फ इंदौर दोहराई सवाल। मैं इस पूरे जो मुद्दा रहा, जो अवनीश जी ने कहा, विकास जी ने कहा, आप किसकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, और जो
आपको क्या लगता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर से जिस तरह से अब शिवराज सरकार ने कदम मांगने शुरू किए, तो क्या लगता है, क्या निष्कर्ष निकल सकता है? देखिए, निश्चित रूप से जो कदम बढ़ाए हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ या आत्मनिर्भर भारत की तरफ, निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। ये अलग बात है कि सफलता अगर मान लीजिए 2 साल का लक्ष्य है तो उसके बजाय वो 5 साल लगे, 6 साल लगे, इसमें निकलेगी इसमें। और उसका कारण ये है कि समाज की मानसिकता बदलना और जो नौजवान जिन्हें रोजगार चाहिए उनकी मानसिकता बदलना, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपके माध्यम से शोभित जी दर्शकों से कहना चाहता हूं, आज क्या फैशन हो गया है, बाय द वे कि सरकार ने एक यूनिट बनाया, उसमें उन्होंने अनुदान ले लिया, तो अनुदान लेकर के सबसे पहले दिखावटी सजावटी जिंदगी जीना, महंगी कार खरीदना। व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल का पैसा होगा तो कर्ज लेकर के कार खरीदेगा। समस्याएं यहाँ खड़ी होती हैं, जितने यूनिट बेरोजगारों के हैं वो यहाँ आकर के डूबते हैं। तो सबसे पहले तो नौजवानों को ये चाहिए वो अपना स्किल देखें। मोटे तौर पर नौकरी के पीछे भागना, नौकरी प्राइवेट सेक्टर में जाना या सरकार के सेक्टर में जाना, इसके बजाय वो जो उनके अंदर क्षमता है, उनके अंदर प्रतिभा है, जो दक्षता है, जो मेधा शक्ति है, उसको जागृत करके अपना कोई काम खड़ा करना, वो क्या कर सकते हैं ये आपको देखना। और अगर सरकार से लोन लिया हुआ है, आपने अनुदान लिया है, तो उसका एक एक पैसे का इस्तेमाल। दूसरा, कहीं ना कहीं शिवराज जी को सख्ती करना चाहिए कि जिन योजनाओं में अनुदान है, मुझे पता नहीं सच क्या है, सच तो बता पाएंगे बोंद्रिया जी और अवनीश जी बता पाएंगे, लेकिन एक आम चर्चा यह है कि अनुदान में सबसे पहले वो बाबू और सारे के सारे परसेंटेज फिक्स है कि तुमको 30 लाख अगर इस यूनिट पर अनुदान है तो आप हमको इतने लाख दे देना। तो ये जो माहौल बन गया है, सारे लोग ऐसा नहीं करते होंगे, ये जो माहौल बन गया है, इस माहौल को दूर करना, और उस माहौल को दूर, जैसे कि आज शिवराज जी ने बैठक ली है, यदि उनकी मंशा के अनुरूप सारे मंत्री सक्रिय हों, सारे विधायक सक्रिय हों, उस सारे राजनीतिक दल के लोग भी सक्रिय हों कि अगर कैसे कोई बाबू तुमसे पैसा लेता है, यूनिट डालो यहाँ पर, अपने गांव में डालो, विकास होगा। तो ये जो समाज की मानसिकता और प्रशासन तंत्र की मानसिकता, ये दोनों अगर बदल जाएगी, स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बन जाएगा। चलिए, अगले मुद्दे के लिए भी आपसे बातचीत करें, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की जो मंथन किया है, वाकई उससे क्या अमृत निकलेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से कदम बढ़ाए वो सराहनीय है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में जो कदम है वो सफलता की ओर बढ़ेंगे या नहीं, इसको लेकर के सवाल है। चलिए, अब आज का